ओके जी, दिस इज अ स्मॉल टॉपिक, टू स्मॉल टॉपिक्स रिलेटेड टू प्लांट्स। ये प्लांट्स से रिलेटेड टॉपिक है जो हमने इसमें कवर करने हैं। पहले मैं कवर करवाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आई विल मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट व्हिच वी डिड यस्टरडे। तो उसमें द फर्स्ट पार्ट इज द वे ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन बाय द कार्निवोरस प्लांट्स। पहले तो हमने ये इंपॉर्टेंट देखना है। हमने न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स की बात पहले कर रखी है जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात की है और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की है, तो वहां पे ये बात हो चुकी है। ये एक स्पेशल है जो ऑफ कोर्स आपके कोर्स में है, तो हमें ये करना ही करना है। तो इसमें एक कार्निवोरस प्लांट कैसे लेते हैं। कार्निवोरस प्लांट ना जो थोड़े हटके हैं, कैसे? तो बेसिकली ये है क्या, कार्निवोरस द फीडिंग ऑन द प्लांट विच फीड ऑन अदर एनिमल। बड़ी हैरानकुन बात है, एनिमल फीड ऑन अदर एनिमल, वी नो अबाउट दैट। लेकिन प्लांट करें तो इसमें सबसे पहले सवाल जहन में क्या आता है कि डू प्लांट मूव, क्या वो मूव करके जाते हैं? क्योंकि फीडिंग में तो तब कॉन्सेप्ट आता है, नहीं मूवमेंट तो नहीं कर सकते प्लांट। तो फिर इन्होंने वो कौन से मेथड ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से ये एनिमल्स पे फीड कर लेते हैं? ऑफ कोर्स वो मेथड अट्रैक्शंस के हैं। इन्होंने कुछ अपनी प्लांट्स ने ऐसी अट्रैक्शन रखी हुई हैं कि उस अट्रैक्शन की बेस पे ये ऑर्गेनिज्म इनकी तरफ आता है। जो भी अभी देखता हूँ कौन सी दो तीन चीजें जो ये ले लेते हैं, तो वो इनकी तरफ आता है और वो आके क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इनमें ट्रैप हो जाता है। पहले इनका काम होता है अट्रैक्ट, दूसरा काम है ट्रैपिंग, तीसरा काम है डिसॉल्विंग। अट्रैक्ट, ट्रैप एंड डिसॉल्व, उसको भी डिसॉल्व कर लेते हैं। अब प्लांट लिविंग को हमें पता ही है कि एक लिविंग टिश्यू होता है जो कि रहता है सॉइल में और न्यूट्रिएंट उसकी जरूरत होती है। ये तीन चीजें होती हैं जो प्लांट को जरूरत होती है कार्निवरस को। सारे प्लांट को नहीं, सिर्फ कार्निवरस की बात हो रही है, जिसमें इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर हैं और फ्रॉग हैं। क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं ये जर्नली प्लांट की तरफ जाते हैं अपना फूड लेने के लिए। तो प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो तीनों ट्रैप होते हैं। और इन तीनों में एक और कॉमन ये है, फ्रॉग में इतना ज्यादा नहीं है। फ्रॉग भी जो स्मॉल न्यू फ्रॉग बिल्कुल जो कि आप कह लो कि बहुत अपनी एज में आगे नहीं गए, वो यंग फ्रॉग्स जो है वो जरा ज्यादा अच्छे ट्रैप हो जाते हैं साइज में। इन तीनों में कॉमन है साइज में छोटे हैं। साइज में छोटा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। कोई बहुत बड़े साइज का होगा ना, वो ट्रैप नहीं होने वाला कार्निवोरस प्लांट्स में, इतनी जगह नहीं होती है, छोटों को आराम से ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा, उसमें पहला आता है द फर्स्ट वन इज सार्सिनिया, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं कि उसकी शेप पिक्चर लाइक होती है। अच्छा, अब आपने इसमें पता याद क्या रखना है, इसमें आपने दो चीजें याद रखनी। मैंने आपको बताया था अट्रैक्शन होने वाली है, उसके बाद ट्रैपिंग होने वाली है, फिर डिसॉल्विंग। अट्रैक्शन क्यों हो रही है, वो पॉजिटिव अट्रैक्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके अंदर क्या चीज है जिसे अट्रैक्ट कर रहा है, और ट्रैपिंग कैसे कर रहा है, डिसॉल्व कैसे कर रहा है। ये तीन ना हेडिंग ज़हन में रखनी है और हर प्लांट में ये हेडिंग हमने एड्रेस करनी है। तो पहली हमने हेडिंग इसमें देनी है कि इसमें क्या, द कॉमन नेम पिक्चर प्लांट कम्स फ्रॉम पिक्चर लाइक शेप है। ये देखो जो इसमें हाईलाइट किया हुआ है, प्लांट्स हैव पैसिव ट्रैप्स। क्या होते हैं इसमें? पैसिव ट्रैप्स। ये एक्टिव पैसिव का वर्ड नहीं हमारी जान छोड़ेगा कभी। हमने एक्टिव पैसिव पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के साथ किया था, फिर अभी हमने एक्टिव पैसिव हमने रेस्पिरेशन में किया लंग्स के साथ और चेस्ट मसल के साथ। अब यहां पे आगे पैसिव का मतलब क्या, विच मींस दैट इट डज नॉट हैव टू मूव टुवर्ड्स इट्स प्रे। इसका मतलब है अगर किसी के पास एक्टिव है, अगर किसी के पास एक्टिव ट्रैप्स हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रे की तरफ थोड़ी सी मूवमेंट भी आने वाला है आगे एक्टिव ट्रैप। अच्छा, ये तो हो गया इसका तरीका कि जिससे इसने ट्रैप करना है, ट्रैप। लेकिन अट्रैक्ट कैसे करता है, प्रोड्यूस नेक्टर अलोंग द रिम ऑफ द पिक्चर्स। तो ये क्या करता है, जो पिक्चर का रिम होता है उस पर नेक्टर प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है नेक्टर की स्मेल भी होती है, उसका टेस्ट भी होता है, दोनों चीजें उसको अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को। स्टार्ट्स टू लिक द नेक्टर, इट लूजेस इट्स फुटिंग एंड फॉल्स इन इट। वो पिक्चर में जो बिल्कुल ये बना हुआ है ऐसे, वो यहाँ पे ऐसे इसको आता है, उसको जैसे ही नेक्टर को लेने लगता है साथ ही स्लिप कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जगह नहीं होती कोई ऐसे खड़े होने की, स्लिप करके अंदर चला जाता है। स्लिप करके अंदर चला है तो बाहर भी तो आ सकता है, नहीं, आगे उसने मेक श्योर किया बाहर ना आए। द इनसाइड वॉल्स आर वेरी स्मूथ एंड लाइंड विद मेनी डाउनवर्ड फेसिंग हेयर। समझ रहे हो कि ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग ऐसे ही है नीचे की तरफ, और स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है। तो वो जैसे ही अंदर जाएगा तो दोबारा ऊपर आने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो हेयर के डाउनवर्ड है, वो जैसे ही उनको पुल करने की कोशिश करेगा दोबारा अंदर गिर जाएगा। इट विल कीप ऑन हैपनिंग टू इट। और इसके बाद कहता है मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एस्केप। अच्छा, आगे कॉन्सेप्ट आता है जिनमें विंग्स होते हैं वो तो उड़ के आ सकते हैं। इंसेक्ट विद द विंग्स आरंट सेफ आइदर सिंस देयर इज नो एयर फ्लाइट इन द ट्यूब। तो उसमें एयर फ्लाइट की जगह ही नहीं होती कि वो उड़ के इतना बाहर निकले, उसके पर लगने शुरू हो जाते हैं साथ। एज द फॉल टू द डोमेंट द बॉटम ऑफ द पिक्चर प्लांट। अब लास्ट काम होना है डिसॉल्विंग का, तो उसमें होता है एंजाइम्ड फिल्ड लिक्विड, जो आहिस्ता आहिस्ता उस इंसेक्ट को क्या करना शुरू कर देता है, डिसॉल्व करना शुरू करता है। तो और फाइनली उस डिसॉल्विंग से वो क्या ले लेता है अपनी। द फन फैक्ट, द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंसेक्ट आर यूज्ड टू क्रिएट प्रोटीन इन द प्लांट एंड कैन बी रिप्लेस्ड विद द नाइट्रोजन। तो ये उसको अपने यूज के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए यूज कर लेता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली सनड्यूस, ठीक है, ड्रोसीरा।
अच्छा अब इसमें फिर वही सेम, अब पहला फर्क है, मैं आपने ना अभी ज़हन में पिक्चर प्लांट रखना है, उससे डिफरेंस करते जाएंगे। वहां पैसिव थे, यहाँ पे क्या है एक्टिव ट्रैप, विच मींस दैट दे इन्वॉल्व मूवमेंट इन ट्रैपिंग देयर प्रे। थोड़ी सी मूवमेंट, प्लांट ऐसे नहीं करता कि जगह से दूसरी जगह चला जाता है, हमें पता ही है, लेकिन स्लाइट मूवमेंट इसमें जरूर है, तो एक्टिव। द स्टॉक्ड ग्लैंड ऑफ sundew, द लिटिल क्लियर डॉट secrete a sweet mucus। इनमें अट्रैक्शन क्या है, पिक्चर में क्या थी, नेक्टर या स्वीट म्यूकस है, वहां पे पैसिव थे, यहाँ पे एक्टिव ट्रैक्स हैं। कंपैरिजन में याद रखो, याद रहेगा, ये ऐसा बना होता है, बिल्कुल ऐसे खुला पड़ा होता है, आपने कार्टून्स वगैरह में भी अक्सर देखा होगा, उन्होंने बनाया होता है कि बिल्कुल ऐसे ओपन होता है, जैसे उसको टच करते हैं वो उसको पकड़ लेता है उसके। दिस ट्रैप्स द इंसेक्ट, देन द टेंटिकल ऑफ द sundew प्रोसीड, ये है वो प्रोसीडिंग कि जो चलना है थोड़ा सा, उसके प्रोसीड करते हैं टू रैप अराउंड द इंसेक्ट, ट्रैपिंग इट इवन मोर, उसको बिल्कुल फंसा लेते हैं। आफ्टर अबाउट 15 मिनट, 15 मिनट तक बिल्कुल उसको मोशनलेस कर देते हैं, द इंसेक्ट डाइज। जब वो डाई हो जाता है, यूजुअली फ्रॉम एग्जॉशन एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू दी सेसाइल ग्लैंड। वहां पे था एक एंजाइम फिल्ड लिक्विड, यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट पे कौन आ गए हैं, सेसाइल ग्लैंड, जो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता उसमें से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और जो लास्ट इसमें पार्ट आता है वो वीनस फ्लाई ट्रैप है, वेरी फेमस वन। इसका तो पहले आपने ये याद रखना है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस कार्निवेरस प्लांट, एमडी कैट के लिए पहला इंपॉर्टेंट इसमें से। द टर्म, अब वीनस ऐसे होता है, बिल्कुल इसकी शेप ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे होता है, वेट कर रहा होता है। द टर्मिनल लोब्स ऑन ईच ऑफ द प्लांट्स लीव फ्रॉम अ ट्रैपिंग स्ट्रक्चर दैट स्नैप्स शट व्हेन ट्रिगर्ड। तो उसमें स्नैपिंग शट है। इसमें एक बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग चीजें जो प्लांट में बहुत रेयर है, द सेंसरी हेयर्स। इसका सेंसरी हेयर का जब भी कॉन्सेप्ट सुनोगे तो हमारे जहन में एनिमल्स आते हैं हमेशा, कि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सेंसरी हेयर्स होते हैं ऑन द इनसाइड सरफेस, एक्ट एज अ ट्रिगर मैकेनिज्म। उस सेंसरी हेयर को जब भी कोई चीज टच करेगी, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसकी वजह से एकदम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। वंस एन इंसेक्ट मेक्स कांटेक्ट विद वन ऑफ द हेयर्स, द ट्रैप बिगिंस टू क्लोज। However, it will only snap if the contact is repeated within about 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के अंदर अंदर दोबारा कांटेक्ट हो गया तो स्नैप कर जाएगा, नहीं हुआ तो उसने इतनी जल्दी स्नैपिंग नहीं होती। Venus flytrap can only snap a limited amount at a time, so tricking them into closing when there is that food could harm their health। मतलब कि अगर कोई इंसेक्ट ऐसे कोई हल्का सा टच करके पीछे हट गया फौरन और वो ट्रैपिंग उनकी हो गई है, तो आपको पता है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं आया, तो वो बार बार जब लगेंगे तो उसका एंड उनके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अनवांटेड क्लोजिंग भी नहीं चाहिए इनको सिर्फ वो चाहिए। तो मुझे बताओ, अब तीनों को कंपेयर करें, पिक्चर में क्या था, पैसिव ट्रैप्स थे, उनका अट्रैक्शन किस चीज से थी, नेक्टर से। डिसॉल्व कैसे करते थे, एंजाइम फिल्ड लिक्विड था। उसके बाद sundew में क्या था, एक्टिव। उनके एक्टिव क्या चीज मूव करती थी, उसके टेंटिकल्स, sundew के टेंटिकल। sundew तो वहीं खड़ा हुआ है, उसकी स्टेम रूट सब कुछ वहीं पे है, लेकिन उसके टेंटिकल। और उसका अट्रैक्शन कैसे थी, स्वीट म्यूकस था, और वो स्वीट म्यूकस से करते थे, और उसके अंदर सेसाइल ग्लैंड्स थे जो डिसॉल्व करते थे। ये जरा हटके है, इसमें ना कोई ऐसे अट्रैक्शन का पॉइंट है, स्वीट म्यूकस टाइप कुछ भी ऐसा नहीं है इसका। बस इस तरह कि इसमें तो जरा टच किया ना आके इंसेक्ट ने, वो जिस भी आया जिस वजह से भी आया, बस उसने टच किया तो उसके टच की वजह से स्टिमुलेट होंगे और ट्रैप कर लें। तो इसमें ना ही कोई ऐसा स्वीट म्यूकस है, इंस्टेड डिसॉल्व करने के लिए अपने एंजाइम होंगे अंदर, लेकिन वो भी कोई इतने ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है। तो आपको वीनस फेमस ज्यादा है, लेकिन इनका मेथड थोड़ा हटके है। पिक्चर को और sundew को आपने कंपैरिजन में याद करना है, वो याद करना आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसके डिफरेंट डिटेल है इसके साथ। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस हियर इज द बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड शुगर्स। ये कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हमारा ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज द ओनली पार्ट इन द होल योर एमडी कैट बायोलॉजी कोर्स कि जिसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने प्लांट्स की बताया हुआ है कि प्लांट्स को आपने पे, और प्लांट्स का टॉपिक कहीं नहीं, किसी उसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें आप प्लांट सेल्स का है, वो सेल्स के स्ट्रक्चर में हमने कर लिया हुआ है वहां पे, लेकिन यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, दिस टॉपिक इज नेवर कंप्लीटेड विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। व्हाट इज अ वेस्कुलर टिश्यू? A vascular tissue is basically a tissue which causes all the movement of substances। अगर मूवमेंट करवानी है तो वेसल्स के बगैर नहीं होगी। अगर ह्यूमंस की बात करें तो क्या है वेसल्स, क्या है, कौन सी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, और लिम्फ में बात करें तो लिम्फेटिक वेसल। उनके बगैर ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकता। तो इसी तरह अगर आप प्लांट की बात करें तो इसका वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हैं, इसकी आर्टरी के वेन्स और कैपिलरीज कौन है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम में जाने से पहले एक सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट है। सोर्स वो है जहां पे फूड बनता है, सिंक वो है जहां पे जाके स्टोर होता है।
सोर्स वेयर द शुगर स्टार्ट जर्नी, आइदर वेयर इट इज प्रोड्यूस और स्टोर्ड, दोनों जगह एज अ सोर्स कहला सकती हैं। सिंक वेयर द शुगर एंड्स अप, आइदर वेयर इट इज नीडेड और विल बी स्टोर्ड, जहां जाके स्टोर हो जानी है। यूजुअली द सोर्स इज लीफ, यूजुअली द सिंक इज फ्रूट। ये यूजुअली याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, द सोर्स इज लीफ जहां बनता है, और सिंक क्या होता है, फ्रूट होता है जहां पे जाके वो शुगर एंड होनी होती है। ऑफ कोर्स उसमें फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट होना जरूरी है उसका। और इसमें मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट होता है। जाइलम का एक कॉन्सेप्ट है, दे आर डेड एट मैच्योरिटी, उनके जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहता है, फिर वाटर कैसे मूव करता है, अभी देखते हैं उसको कैसे मूव करता है। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, अच्छा एक्चुअली जाइलम नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा होता, ये भी बात है, कॉन्सेप्ट समझ लो। जाइलम एक बस वेसल है, उसके अंदर से गुजरना है, वो ट्रांसपोर्ट एक्चुअली कौन करता है वो आपको बताता हूं, अभी कॉन्सेप्ट में देखते हैं, ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट। और फ्लोएम का क्या कॉन्सेप्ट है, फ्लोएम क्या मूव करवाता है, सैप, ये वाटर नहीं सैप मूव करवाता है, वाटर एंड शुगर इकट्ठे होते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम वेसल लिव एट मैच्योरिटी, वो डेड होता है जाइलम, ये क्या होता है, अलाइव होता है बट नीड कंपेनियन सेल फॉर मूवमेंट ऑफ दीज सैप मॉलिक्यूल्स। अब करते हैं पहले जाइलम में वाटर कैसे मूव करता है, ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इन 3 पार्ट्स, ट्रांसपायरेशन कहते किसको है, इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। इट इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप। तो बेसिक लगता तो ये कि इवेपोरेशन होना लीफ पे है, लेकिन वो लास्ट स्टेप है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द एब्जॉर्प्शन एट द रूट, वाटर की एब्जॉर्प्शन रूट के लेवल पे। उसके बाद क्या है, कैपिलरी एक्शन जाइलम जिसमें मूव करना है, और फाइनली लास्ट में क्या है, इवेपोरेशन। एक बात मैं यहीं पे एमडी कैट के लिए बता दूं, the strongest of these 3 which moves the water is the last one, evaporation at the leaf. This is the strongest part, strongest force जो कि वाटर को मूव करवाती है। अब बारी बारी इसको देखते हैं। पार्ट 1 क्या आता है, पार्ट 1 आता है रूट्स की बात कर रहे हैं। अब रूट्स में कैसे आएगा, इसमें ना 4 मैकेनिज्म है जो आपने याद रखने हैं, जैसे वाटर आने वाला है, और उसका बहुत आसान है, मेरी तरफ देखो। एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, ऑल्टरनेट चल रहे हैं 4। कैसे है, पहले क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कौन सी वाली होगी, सिंपल के फैसिलिटेटेड, वाटर है फैसिलिटेटेड, वाटर मूव्स थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वाटर चैनल के थ्रू मूव करता, भी देखते भी हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इनटू रूट हियर, डिफ्यूजन टू द पेरिसाइकिल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द वेस्कुलर सिलेंडर, एंड फाइनली डिफ्यूजन इनटू द जाइलम। मैं डायग्रामेटिकली आपको ये बात समझाता हूं, फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इनटू द रूट हेयर। ये रूट हेयर बने हुए आपकी राइट हैंड साइड पे बॉटम पे। अब इसके अंदर जब आना है मिनरल से वाटर ने, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव। क्या मतलब हुआ कि पहले ऑलरेडी यहां ज्यादा है, यहां पे कम है, तो क्यों आ रहे हैं। बाय द वे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्यों है, जब ऑलरेडी अंदर हाई है तो बाहर लो है, कभी सोचा इस बारे में। यूज द थिंग इज कि वो ज्यादा अंदर होके भी पूरा नहीं पड़ रहा, तो हमें उसके लिए और चाहिए। अब चाहे बाहर कम भी है वो भी ले लेंगे। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेसिक सेंस। डिफ्यूजन की सेंस तो आसान है ना भाई, बाहर हाई है अंदर लो है, तो जाहिर है अंदर तो चाहिए, वो तो आएगा ही आएगा, कॉमन सेंस कह रही है ये। एक्टिव में कॉमन सेंस काम नहीं करती। एक्टिव में ऑलरेडी एक चीज अंदर ज्यादा भी क्यों और ले रहे हो, क्योंकि सेल की जरूरत है, जिस चीज के भी अंदर वो है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो बाहर जितना भी कहेंगे नहीं उसको अंदर आने दो। तो ये पहला काम है। मिनरल चाहे अंदर ज्यादा, लेकिन बेटे ये जो एरो जा रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ चल रहा है, ये एरो ऐसे मूव कर रहा है साथ साथ, तो इसी के साथ चल रहा है। अभी हम देखते हैं इसको कि ये कैसे मूव कर रहे हैं। पहली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई। दूसरा काम क्या होना है, डिफ्यूजन इनटू द पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चल रहा है यहां तक। ये जो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आगे ब्लू में, यहां से यहाँ एरो जो शिफ्ट हो रहा है, ये कौन सा आ रहा है, ये आ गया डिफ्यूजन का टाइप आ गई कि यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, ये ऑलरेडी ज्यादा होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आगे लेदर स्लाइड पे भी करवाता हूँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप का। कैस्पेरियन स्ट्रिप को अगर आप गौर से देखो तो आपको नजर आ रहा होगा 2 सेल्स के दरमियान मुकम्मल एक बैरियर लगे हुए हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप मेक श्योर करती है कि वाटर सेल के अंदर से जाए, सेल्स के दरमियान से ना जाए। 2 सेल्स के दरमियान से भी वाटर बेटे जा सकता है। जो मूवमेंट होती है ना वाटर की, यूजुअली ह्यूमंस में भी होती है अंदर हमारे, वो 2 किस्म की होती है, ट्रांससेलुलर सेल के दरमियान से, और पैरासेलुलर सेल के अराउंड से। बात गौर से समझनी है, ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर। कैस्पेरियन स्ट्रिप कौन सी मूवमेंट मेक श्योर कर रही है, ट्रांससेलुलर, और कौन सी इनिबिट कर रही है, पैरासेलुलर इनिबिट कर रही है। अभी देखते हैं। तो पेरिसाइकिल में आ गया डिफ्यूजन के जरिए। अगला काम क्या होना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द वेस्कुलर सिलेंडर, और यहां पे ये वेस्कुलर सिलेंडर ऊपर बना हुआ,
तो यहां से जब यहां पे आगे जाने वाला है तो किस तरह जाने वाला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फाइनली लास्ट स्टेप है जिसमें वेस्कुलर सिलेंडर से किस में आना है, जाइलम के अंदर, वो दोबारा क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन। नंबर 1 स्टेप एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नंबर 2 स्टेप इज डिफ्यूजन, नंबर 3 स्टेप एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 4 स्टेप इज डिफ्यूजन। दिस इज हाउ। अच्छा ये सिर्फ पहला स्टेप है उस ट्रांसपायरेशन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द रूट्स, ये सिर्फ पहला स्टेप कर रहा हूं। पहले स्टेप के अंदर 4 चीजें हैं, वो 4 मैकेनिज्म है जिससे वाटर निकल के पूरी तरह से जाइलम के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जाइलम के अंदर पहुंचाना तो मकसद नहीं है ना, वाटर तो ऊपर लेके जाना भी देखते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट, वाटर कैन नॉट मूव बिटवीन दी सेल। कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से क्या होता है, इट मस्ट मूव थ्रू दी सेल। क्यों, क्या जरूरत है कैस्पेरियन स्ट्रिप की, यहां पे क्यों थ्रू दी सेल मूव करवाना है, क्या वजह है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी बेटे थ्रू द सेल इसलिए मूव करवाना है, एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट होता है। वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो दरमियान में भी सेल्स पड़े हैं उनकी भी नीड्स हैं, उनको भी एक वाटर कंटेंट देता रहता है, तो इसलिए थ्रू द सेल्स का फायदा होता है ना। सेल को अराउंड द सेल जाएगा तो सेल को तो कोई फायदा नहीं है, सेल को तो एस्केप कर जाएगा। कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों पे पैरासेल्युलर भी चाहिए होती है, वहां पे सेल के अंदर ऑलरेडी इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है कि सेल में थोड़ा सा भी वाटर आ जाए कंडीशन खराब हो जाएगी, तो उस कंडीशन में पैरासेल्युलर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांससेल्युलर है। अच्छा यहीं पे अभी रूट के कॉन्सेप्ट में ही अगला इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है, एक बैक्टीरिया है, कि जो वहां पे सिम्बायोटिक में भी म्यूचुअलिस्टिक बना रहे हैं। याद है ना, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन मैकेनिज्म बैक्टीरिया। ये फंगस है, ये माइक्रोब्स होते हैं, इसमें माइकोराइजा है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब मिनरल्स बाय एक्सटेंडिंग द सरफेस एरिया ओवर विच मिनरल्स आर एब्जॉर्ब। ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करे। और दूसरा होता है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये तो हमने किया भी था, आपको याद होगा, हमने बैक्टीरिया में किया था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट नोड्यूल हेल्प प्लांट एक्वायर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर एसोसिएटेड मोस्टली विद द लीग्यूम्स एंड द एल्डर ट्रीज, इसमें एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो माइक्रोबियल हेल्पर्स कितने हो गए, रूट में 2 हो गए, कौन कौन से, माइकोराइजा, अ फंगस एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमने अभी तक सिर्फ पहला स्टेप किया है ट्रांसपरेशन का, और पहला स्टेप क्या कह रहा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द रूट। दूसरा स्टेप है जाइलम में पानी पहुंच गया लेकिन जाइलम डेड है, तो उसमें मूव करना चाहिए। वो मूव करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। अच्छा कैपिलरी एक्शन में ना 2 फोर्सेस पहले याद रख लो। ये गिलास के अंदर पानी है या बीकर के अंदर, उसमें आपको 2 फोर्सेस नजर आ रही है, एक ऑरेंज एरो एक रेड एरो है। जो ऑरेंज एरो में फोर्सेस हैं ये बिटवीन दी, ये ब्लू में जो बॉल बनी हुई है वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो ऑरेंज एरोज नजर आ रही है फोर्सेस को कहते हैं कोहेजन फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको साथ जोड़ के रखते हैं। और एक होता है जो वाटर बनाता है सरफेस के साथ, जो रेड एरो में यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, एडहीजन। यहाँ पे जो कैपिलरी एक्शन है उसकी थ्योरी का नाम भी यही, ये कोहेजन थ्योरी, कोहेजन एडहीजन थ्योरी, इसकी वजह से मूव करते हैं। बड़ा आसान एक्सपेरिमेंट है ये आप घर में भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। करना क्या है, कोई बीकर लेना या कोई बर्तन ले लें जिसमें पानी आता हो, कोई पतला सा स्ट्रॉ ले लें और ट्रांसपेरेंट लें, और कोशिश करें अगर कलर्ड वाटर हो जाए तो ज्यादा अच्छा, ताकि वो एप्रिशिएट हो उसका लेवल है ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ के अंदर। अब जब स्ट्रॉ को सिर्फ अंदर रखें, आपने पुल नहीं करना ऊपर, कुछ सक्शन पावर नहीं देनी है, आप सिर्फ स्ट्रॉ को अंदर रखें दबाए बगैर, आप देखेंगे कि पानी का लेवल स्ट्रॉ में एकदम ऊपर आना शुरू हो जाए। दैट थिंग इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ये नेचुरली होता है। क्यों होता है, कोहेजन एंड एडहीजन कॉज वाटर टू क्रॉल अप ऊपर करना शुरू कर, क्योंकि फोर्सेस है ना, वो सब जुड़ना शुरू होता है। जब स्ट्रॉ के पाइप के अंदर जुड़ना शुरू होगा तो देखो एक इफेक्ट बन जाए, उसको चेन इफेक्ट कहते हैं। द नैरोअर द ट्यूब द हायर द मास ऑफ वाटर कैन क्लाइंब। जितना आप डायमीटर स्ट्रॉ का पतला रखोगे उतना ऊपर तक आएगा। मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचती है, 32 फीट। अगर आप देखो तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन सा ऑर्गेनिज्म को है, प्लांट को। वो प्लांट के ट्री तो कितने ऊंचे ऊंचे कई फीट होते हैं, लेकिन उसमें पानी कैसे पहुंचता है, फिर सिर्फ वो ट्रांसपायरेशन, ऊपर इवेपोरेशन ही नहीं है, बल्कि जाइलम में मूव करने के लिए कैपिलरी एक्शन भी। इसमें कोई शक नहीं है कि ऊपर से जो लीव से इवेपोरेशन हो रही है वो पुल कर रही है कॉन्टिन्यूसली, वो एक फोर्स बनी हुई है, जनरेट हुई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी तो मूवमेंट चाहिए ना, तो वो कैसे होती है, कोहेजन थ्योरी के, और जिसमें कैपिलरी एक्शन इज द मेन थिंग। तो कोहेजन टेंशन, द कोहेजन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट अ वाटर चेन इफेक्ट। एक वाटर चेन कोहेजन क्रिएट करती है। एज मॉलिक्यूल आर मूव्ड फ्रॉम द कॉलम बाय इवेपोरेशन इन द लीफ, मोर वाटर इज ड्रॉन अप। तो एक कॉन्टिन्यूअस एक फेज चलता रहता है। और इसमें बैक टू रूट्स, ऑफ कोर्स द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन ड्रॉज वाटर आउट ऑफ द रूट। तो उसमें क्या होगा, दिस क्रिएट अ लोअर वाटर प्रेशर इन द रूट व्हिच ड्रॉज इन मोर वाटर, और ये कॉन्टिन्यूअसली काम चलता है।
द थर्ड स्टेप इज इवेपोरेशन, और ये लाइन लिखी हुई जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या लिखा हुआ है? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपरेशन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इवेपोरेशन वाली। और इसमें किसका कॉन्सेप्ट आता है? इसमें गार्ड सेल का कॉन्सेप्ट आता है। गार्ड सेल का ये याद रख लो एमडी कैट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल आर सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स? कौन कौन से हैं? लाइट, CO2, वाटर लॉस। लाइट और लो CO2 पे ये ओपन होते हैं, वाटर लॉस पे ये क्लोज हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? लाइट और लो CO2 पे ये ओपन होते हैं क्योंकि लाइट चाहिए और CO2 चाहिए, और वाटर लॉस पे क्या हो जाते हैं? क्लोज। ये प्लांट को बचाते हैं डिहाइड्रेट होने से। जो सहरा में प्लांट होते हैं, डेजर्ट के अंदर, वहां पे जो प्लांट है उनके स्टोमेटा अक्सर क्लोज रहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे डिहाइड्रेटेड स्टेट होता है। उनको जो रूट भी पानी बहुत कम आ रहा होता है तो उसको बहुत अच्छा प्रिजर्व करते हैं। Stomata are open. When stomata are open, evaporation draws water out of the leaf. Gas exchange can also occur यहाँ पे। तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को रनिंग पे रखता है। When stomata are closed, evaporation cannot occur nor the gaseous exchange। तो होगा क्या? फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन स्लोज डाउन। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए ना, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो दोनों ही गैसेज यहाँ पे जरूरत है। तो जाइलम के बाद वाटर के साथ अगला कॉन्सेप्ट आता है शुगर ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? इसमें हम फ्लोएम की बात करने वाले हैं। अच्छा, साइंटिस्ट ने ना जब ये मैकेनिज्म समझने की कोशिश की तो एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम उनको क्या आई कि जब भी वो फ्लोएम को पढ़ने की कोशिश करते थे, वो लाइव सेल थे, वो जब भी उनको निकालते थे वहां प्लग हो जाता था। प्लगिंग यदि आपने देखा होगा अक्सर पार्क्स वगैरह में दरख्तों के ऊपर एक लिक्विड सा सीप आउट कर रहा होता है, आप हाथ टच भी करो तो आपके हाथ में भी स्लाइमी लिक्विड लग जाता है। वो फ्लोएम प्लग हुई होती है, डैमेज हुई होती है। तो उसके लिए हल अल्लाह ताला ने फिर इनको एक आसानी क्या कर दी? एफिड एक ऑर्गेनिज्म थे जो अंदर अपना पूरा स्ट्रिंग अंदर डालते थे और फ्लोएम को सक इन, उस फ्लोएम से ना सैप ले लेते थे। तो उसी से फिर उन्हें स्टडी करना शुरू किया। साइंटिस्ट यूज्ड एफिड्स टू स्टडी द फ्लो ऑफ सैप इन द फ्लोएम। ये ना 6 स्टेप प्रोसेस है। 6 स्टेप प्रोसेस है सैप का फ्लो करना। सैप होता क्या है? शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर एट हाई कंसंट्रेशन, यूजुअली बिटवीन 10% टू 25%। 10% का मतलब क्या है? 10 ml of sucrose in 100 ml of water। इसका मतलब ये 25% का मतलब क्या हुआ? 25 ml of sucrose in 100 ml of water। तो ज्यादा कंसंट्रेट कौन हो? 25%। ये ज्यादा कंसंट्रेट। सिंस दिस इज हाईली कंसंट्रेटेड, plants have to use active transport to work against the diffusion gradient as a part of sap moving process। इसको पढ़ते हैं अभी कैसे। अब इसमें प्रेशर फ्लो थ्योरी आती है। अभी कोहेजन टेंशन थ्योरी हमने की जो वाटर को फ्लो करने के लिए कैपिलरी रिएक्शन। ये आगे प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये सैप को मूव करवाएगी। द प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन हाउ सैप मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। शुगर बिगिन एट अ सोर्स एंड पम्प्ड इनटू द फ्लोएम। ऑस्मोसिस मूव, ये इसका नटशेल है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको आसान बताता हूँ। सोर्स में बना सुक्रोज, फ्लोएम में आ गया, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जाइलम से वाटर भी आ गया, और दोनों के दोनों फिर फाइनली क्या हुए? प्रेशर ने बनाया जिससे मूव हुए। तो 6 स्टेप है जिसमें नंबर 1 आ रहा है। नंबर 1 तो बनना है। ये जो लाइट पड़ी, नंबर 1 स्टेप, उसमें लीव्स पे आई। सिंस इट्स मेक्स शुगर बाय फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बने, उन्होंने मिलके क्या बना दिया? सुक्रोज बना दिया, जो सैप का मेजर कंटेंट है। अब नंबर 2 पे क्या हुआ? नंबर 1 पे बन गए। अब इन्होंने लीव से, ये सोर्स था, निकल के किस में आने? जो येलो में बनी हुई, दिस इज फ्लोएम। अब इन्होंने फ्लोएम के अंदर आना। अब फ्लोएम के अंदर आने के लिए जब उन्होंने यहां से निकल के यहां पे आना है तो ऑफ कोर्स ये क्या चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटे फ्लोएम में पहले ही सैप होती है ज्यादा, लीव में लीव एक ही है ना, तो उसमें सैप का कंटेंट कम होगा। तो फ्रॉम डाउन टू हाई कंसंट्रेशन आना, लो टू हाई, तो क्या ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द फ्लोएम ट्यूब अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में क्या आ रहा है? अब ये कौन सी वेसल साथ आ गई है? जाइलम। जाइलम क्यों आई है? क्योंकि अब वाटर भी चाहिए। अब देखो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो नंबर 3 काम क्या होता है? वाटर फॉरन डिटेक्ट करता है यहाँ पे सैप बहुत ज्यादा हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए फॉरन क्या आता है यहाँ पे? जब आप मीठा खाते हैं तो प्यास क्यों लगती है? सेम मैकेनिज्म। जब आप ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कर देते हैं अपने ब्लड का, एक सडनली राइज अप हो जाता है, तो फौरन हमारा थर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है हाइपोथैलेमस। और वो क्यों एक्टिवेट होता है उसके होने से? क्योंकि वो डिटेक्ट करता है ऑस्मोलैरिटी को। वो डिटेक्ट करता है यार बहुत ज्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है ब्लड के अंदर,
इसको बैलेंस करने के लिए पानी चाहिए। तो पानी लेने का जो आसान तरीन तरीका है वो ओरल इनटेक। वो सेल्स को डिस्टर्ब नहीं करता हाइपोथैलेमस के बॉडी के सेल्स को कि तुम अपना वाटर छोड़ दो, सेल अपना वाटर नहीं छोड़ेंगे इतनी आराम से, क्योंकि सेल के अंदर एंजाइम काम कर रहे हैं, वो डैमेज एक्वस एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगी। तो उसका आसान तरीका, आपको पानी की प्यास लगती है और आपको पता है थोड़ा सा पानी पीते हैं, यू बिकम ओके लेटर ऑन। बिल्कुल ऐसे ही कि जो डायबिटीज के बंदे हैं, उनका डायबिटीज सबसे पहले कैसे डायग्नोज होता है, कैसे पता लगता है उनको कि वो शुगर है? वो कहते हैं हमें यूरिन बहुत आ रहा है। वो यूरिन आने का क्या होता है कि उनका शुगर लेवल ज्यादा रहना शुरू हो जाते हैं, जो भी रीजन है, इंसुलिन है नहीं है, हम उसकी बात में नहीं जा रहे। अगर ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा तो यूरिन में आता है। अब यूरिन में ग्लूकोज ही आ रही है ना, देन व्हाट? लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए पीछे कौन आता है? वाटर। तो उसके ग्लूकोज के साथ इतना वाटर आना शुरू हो जाता है कि ग्लूकोज का तो उसे पता ही नहीं होता कि मेरे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। वाटर निकलने से उसको पता लगना शुरू होता है यार इतना यूरिन क्यों आना शुरू हो गया, पहले नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि पहले इतना ज्यादा सैप है तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आ रहा है? वाटर आ रहा है। मैंने आपको ह्यूमन से एग्जांपल दी साथ। और फिर पहुंचना कहां पे है उसने? सिंक के अंदर, जो कि यूजुअली फ्लूइड होता है। तो सिंक के अंदर आने के लिए अगेन बेटे सिंक में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है सैप, यहाँ पे कम है, तो अगेन कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा? एक्टिव। As developing fruit is an example of sink, sucrose may be actively transported out of the phloem into the fruit cell. हाँ, ये रूट में भी तो हो सकता है। पोटैटो दरख्तों के ऊपर तो नहीं लगता, वो तो रूट के अंदर होता है। इन अ रूट सुक्रोज इन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अच्छा मैं आपको रोक दूं यहाँ पे, आपकी बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है ना स्टार्च इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्लूकोज ओनली। स्टार्च का मोनोमर सिर्फ कौन है? सुक्रोज में तो दो चीजें आती हैं, ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज। तो ये सुक्रोज कभी स्टार्च में स्टोर नहीं होती। सुक्रोज पहले टूट के क्या बनाएगी? ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाएगी। उसमें से सिर्फ ग्लूकोज वाला पार्ट है ना, वो आके यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये गलत नहीं कर देना है, मतलब यहाँ कंफ्यूज ना कर लेना कि अच्छा सुक्रोज भी स्टार्च बन जाती है। नेवर, सुक्रोज कभी स्टार्च नहीं बनती, हमेशा ग्लूकोज ही स्टार्च में कन्वर्ट होता है, जो स्टोरेज फॉर्म होती है। और नंबर 5 पे तो भाई अगर यहाँ पे ये चला गया है तो फिर ये कौन आ गया साथ साथ पीछे पीछे? वाटर मॉलिक्यूल। वही वाला बैलेंस वाला मामला कि अगर फिर उधर चला गया तो फिर पीछे। एज द शुगर कंसंट्रेशन ड्रॉप इन द सीव ट्यूब सेल, ऑस्मोसिस मूव्स वाटर आउट ऑफ द ट्यूब, साथ साथ लेके जाता है। इसीलिए फ्रूट यूजली जूसी होते हैं ना, ड्राई नहीं होते यूजली, क्योंकि वाटर साथ आ रहा होता है जो कि वो जूस क्रिएट करने में हेल्प करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होगा? तो अब उसमें निकल गया, इस पे प्रेशर जनरेट हुआ तो वो मूवमेंट होती रहेगी। एज वाटर मूव्स आउट बाय ऑस्मोसिस द प्रेशर इन द सीव ट्यूब सेल ड्रॉप, अंदर ड्रॉप हो गए फ्लोएम के। द प्रेशर डिफरेंस अलोंग द कॉलम ऑफ द सीव द सेल्स कीप द सैप मूविंग। तो ड्रॉप होता है वो फिर आगे जाना शुरू हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस इज। तो 6 के 6 स्टेप को इकट्ठा देख लें फिर ये काम कैसे हो रहा है, आपने बोलना है। अब नंबर 1 पे क्या हुआ? बनना, सुक्रोज का बनना। नंबर 2 पे क्या हुआ? वो सुक्रोज जो बनी है वो निकल के किस में आ रही है? फ्लोएम के अंदर। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। नंबर 3 पे क्या हुआ? ऑस्मोसिस। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सैप बिल्कुल हाईली कंसंट्रेटेड हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर निकल के जाइलम से आ रहा है। नंबर 4 पे क्या हो रहा है? सिर्फ सैप निकल के फ्लोएम से कहां जा रहा है? सिंक के अंदर। और नंबर 5 पे क्या हो रहा है? उसको बैलेंस करने के लिए वाटर। और नंबर 6 पे क्या हो रहा है कि प्रेशर डिफरेंस से ये मूवमेंट होती जा रही है एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग थ्रू आउट द डे। अब मुझे एक बात बतानी है आपने, जो जाइलम में वाटर है वो कौन सी 2 जगहों पे जाता है? एक तो फ्लोएम के जरिए सिंक में, दूसरा लीव्स में भी जाता है। ये वही वाटर है बेटे, वो जब फोटोसिंथेसिस में फोटोसिस्टम 2 था, जिसको वाटर सेपरेटिंग फोटोसिस्टम भी कहते हैं, जब लाइट पड़ती है तो वो उसके हाइड्रोजन टूट के NADP को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये वही वाटर। तो वाटर लीव्स में भी जाता है, मतलब सोर्स में भी जाता है, सिंक में भी जाता है। सोर्स में जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस में यूज हो, और सिंक में जाता है ताकि फ्रूट के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर सके। दैट्स इट ऑल अबाउट दिस टॉपिक।